वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का जो रहेगा यूके ट्रिपल एस सी की जो डिफरेंट पोस्ट निकली हैं, जिसमें से हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर का पेपर जो लैब असिस्टेंट के लिए पोस्ट निकली हैं, तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। भाई ये ट्वेल्थ लेवल पर ये एग्ज़ाम किया जाना है, लैब असिस्टेंट और एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र और जितनी भी पोस्ट निकली हैं ट्वेल्थ लेवल पर सभी के लिए यूके ट्रिपल एस सी 2021 के लिए पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है भाई, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ये। रिमेनिंग 30 क्वेश्चन हम जो है स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आई सेक्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर अगर आपने फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शिक्षा फॉर नौकरी को टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड में आज स्टडी करेंगे हर एक क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। साइटोक्रोम क्या है? एक एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट्स है, कंजुगेट प्रोटीन है या नन ऑफ द अबव? तो साइटोक्रोम क्या होता है ये हमें पता लगाना है पहले कि साइटोक्रोम क्या होता है। तो साइटोक्रोम क्या है? एक कैरियर होते हैं, एक वाहक होते हैं मॉलिक्यूल्स के। किसके अंदर पाए जाते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल है उसके अंदर पाए जाते हैं। प्लांट्स और एनिमल दोनों के, प्लांट्स एंड एनिमल की जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल होती हैं उसके अंदर पाए जाते हैं साइटोक्रोम्स। और बेसिकली ये क्या है? ये एक कैरियर है, संवाहक हैं, जो किस चीज़ को करते हैं भाई? संवाहक किस चीज़ का करते हैं? कंजुगेट प्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रोटीन के संवाहक हैं जो क्या करते हैं भाई? ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, विच ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। और हैं क्या ये? कंजुगेट प्रोटीन्स होते हैं। किस में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। बात क्लियर हो गई भाई? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड फ्रॉम। जो कॉर्टिसोल है वो किस चीज़ से स्त्रावित होता है? हिंदी में चाहे तो देख सकते हैं कि कॉर्टिसोल स्त्रावित होता है अग्नाशय से, थायराइड से, एड्रिनल से या फिर थायामीन से। तो आपको या थायमस, किस चीज़ से स्त्रावित होता है कॉर्टिसोल? तो कॉर्टिसोल जो स्त्रावित होता है, राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल जो हमारे ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल जो है सिक्रीट होता है, स्त्रावित होता है। और ये क्या है भाई? कॉर्टिसोल, इसको देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। कॉर्टिसोल जो है एक प्रकार का स्टीरॉयड है। ये क्या है? स्टीरॉयड हार्मोन की कैटेगरी में आता है। ये कौन सा हार्मोन है? स्टेरॉयड हार्मोन है। ये भी पूछा जा सकता है कि कॉर्टिसोल क्या है भाई? ये एक प्रकार का स्टीरॉयड हार्मोन्स है। और ये क्या करता है? किस चीज़ से बनता है? ये बनता है भाई कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके कॉर्टेक्स से बनता है, यानी कि रिलीज होता है। बात क्लियर हुई? कॉर्टिसोल क्या है? स्टीरॉयड हार्मोन्स है। किस चीज से बनता है? कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। कहाँ से सिक्रीट होता है? एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है भाई? ये क्या होता है? ये ब्लड में रिलीज होता है। जो एड्रिनल ग्लैंड है इसको किस चीज़ में मिक्स कर देता है? कॉर्टिसोल को ब्लड में रिलीज कर देता है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? जो ब्लड में जो ब्लड प्रेशर होता है, जो ब्लड प्रेशर, जो रक्तचाप जिसको आप बोलते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम क्या करता है? कॉर्टिसोल करता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट हुआ। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो ये है, ये क्या करता है? जो ब्लड शुगर होती है, जो ब्लड शुगर होती है उसको इंक्रीज करने का, उसके लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है कॉर्टिसोल। ये दूसरा इसका काम हुआ। तीसरा हुआ कि भाई ये हमारा जितना भी स्ट्रेस लेवल होता है उसको मैनेज करने का काम करता है, यानी कि जो तनाव होता है उसको मैनेज करने का काम करता है कॉर्टिसोल। थर्ड जो हो गया, ये हमारे जो सोने की क्रियाएं होती हैं, उठना जागना, तो वो भी कॉर्टिसोल जो है स्लीप को मैनेज करता है। हमारी स्लीप और बेड रेस्ट जो होता है, जो हम उठते हैं तो वो जो प्रॉपर साइकिल होती है, कब हमें सोना है कब उठना है, तो उस चीज़ को बैलेंस करने का काम कॉर्टिसोल करता है। नेक्स्ट और लास्ट जो है इसका जो फंक्शन है कि कैसे बॉडी जो है मैनेज करती है कार्बोहाइड्रेट्स को। जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, फैट्स होती हैं, वसा होती हैं, उसको मैनेज करने का काम भी कॉर्टिसोल कर रहा है। तो कितने सारे फंक्शन हो गए। कॉर्टिसोल कहाँ से सिक्रीट करता है? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि से सिक्रीट करता है। कहाँ बनता है? कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। कॉर्टिसोल बेसिकली है क्या? स्टीरॉयड है, एक तरीके का स्टीरॉयड हार्मोन्स है।
क्या क्या फंक्शन है इसके? ब्लड में घुलनशील है, ब्लड में मिल जाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है, ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है, नॉट कंट्रोल, इंक्रीज करता है, हमारे स्लीपिंग और उठने का जो फंक्शन है, जो साइकिल है, उसको बैलेंस करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को बैलेंस करता है। तो इतने सारे फंक्शन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33। द वीक ट्रांस इफेक्ट इज शोन बाय, इन सारे ग्रुप्स में से सबसे कम ट्रांस प्रभाव प्रदर्शित करता है, कौन सा ग्रुप करेगा? I माइनस, OH नेगेटिव, NH3 या Cl नेगेटिव? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जो सबसे कम ट्रांस प्रभाव प्रदर्शित करता है, दैट इज OH माइनस। ट्रांस प्रभाव क्या होता है भाई? ये एक तरीके से लीग्रैंड होते हैं, ये लीग्रैंड होते हैं जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन जो होता है, जो सब्स्टिट्यूशन की दर होती है ना, तो एक प्रकार का लीग्रैंड होता है जिसमें रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि दूसरे जो ग्रुप है उसको सब्स्टिट्यूट करने की जो क्षमता रखता है जो ग्रुप। तो यहाँ पर सबसे कम प्रभाव वाला कौन सा है इन सब में? OH निगेटिव जो है सबसे कम प्रभाव वाला लीग्रैंड है, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन 34 और इजी भी है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट, आपको बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है सॉलिड स्फीयर का अबाउट इट्स टेंजेंट। किसी ठोस गोले की उसकी स्पर्शी के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? बात क्लियर हो रही है? टेंजेंट पूछा गया है, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। जो सॉलिड स्फीयर होता है उसका मोमेंट ऑफ सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण MI जिसको बोलते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। ध्यान देना जरा, यहाँ पर गौर से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ठोस गोले का उसके स्पर्शी यानी कि अबाउट इट्स टेंजेंट पूछा गया है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट पूछा गया है, तो वो होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, I इज इक्वल टू 7/5 mr²। ध्यान देना। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ठोस गोले का यानी कि सॉलिड स्फीयर का डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो वो हो जाएगा हमारे पास 2/5 mr²। तो यहाँ हो सकता है काफ़ी बच्चे ऑप्शन ए पर क्लिक कराएं, तो ये गलत हो जाएगा। जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ठोस गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तब आप देंगे 2/5 mr²। आपसे पूछा गया है ठोस गोले का उसकी टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 7/5 mr²। यहाँ पर m क्या है? m है यहाँ पर मास, और r क्या है? r है रेडियस यानी कि त्रिज्या, रेडियस ऑफ स्फीयर, गोले के ठोस गोले की त्रिज्या r है यहाँ पर। बात क्लियर हो गई? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, जेफी टेस्ट पहचान के लिए होता है। जो जेफी टेस्ट है वो किस चीज़ की पहचान के लिए होता है? लार के लिए, पसीने के लिए, आंसू के लिए या मूत्र के लिए? तो जेफी टेस्ट को बताना है कि हमें जेफी टेस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए किया जाता है। तो जेफी टेस्ट जो है वो यूज टू डिटेक्ट सलाइवा, स्वेट, टीयर या फिर यूरिन। तो राइट आंसर है भाई, जेफी टेस्ट का इस्तेमाल हम करते हैं यूरिन टेस्ट में। बात क्लियर हो गई? और यूरिन टेस्ट में किस चीज़ के लिए डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है भाई? यूरिन टेस्ट यूरिन के लिए और ब्लड दोनों के लिए। अगर यहाँ पर ब्लड ऑप्शन में होता और यूरिन नहीं होता तो आप ब्लड पर टिक कर सकते थे। दोनों के लिए जेफी टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है कि यानी कि यूरिन में जो भी वेस्ट है यूरिन में या फिर ब्लड में जो वेस्ट है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? जेफी टेस्ट करते हैं। बात क्लियर हो गई? ऑप्शन नंबर डी इज द, यानी कि वेस्ट मटेरियल जो मौजूद हैं ब्लड में और जो यूरेन्स में, तो दैट इज फाइंड आउट बाय जेफी टेस्ट। बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 36, इन विच सिस्टम जिम्नोस्पर्म वर प्लेस्ड बिटवीन डायकोट्स एंड मोनोकोट्स? कौन से सिस्टम में जिम्नोस्पर्म जो है डायकोट्स और मोनोकोट्स में प्लेस्ड किए जाते हैं, ये आपको बताना। हिंदी में देख लेते हैं भाई इसको। तो ये है हमारे पास, अनावृत्तीय बीजों को किस प्रणाली में द्विबीजपत्री व एक बीजपत्री के बीच में स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बैनथम एंड हुकर की प्राकृतिक प्रणाली कहलाती है ये। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। सिट्रोली कोशिकाएं संबंधित हैं शुक्राणुओं के पोषण से, उत्सर्जन से, श्वसन से या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या पूछा गया? सिट्रोली
सिट्रोली कोशिकाएं यानी कि सिट्रोली सेल्स जो है किस चीज़ से संबंधित है? शुक्राणुओं के पोषण से, यानी कि जो हमारे स्पर्म होते हैं उनके पोषण से, उत्सर्जन से, ब्रीथिंग से, रेस्पायरेशन यानी कि, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिट्रोली कोशिकाएं जो होती हैं, राइट आंसर है हमारे पास सिट्रोली सेल्स आर ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, यानी कि जो स्पर्म रिलीज होते हैं उसके न्यूट्रिशन से रिलेटेड होती हैं सिट्रोली सेल्स। अब सिट्रोली सेल्स क्या है? एक प्रकार की नर्स सेल कहलाती है। सिट्रोली सेल्स आर नर्स सेल ऑफ टेस्टीज, यानी कि जो ह्यूमन के टेस्टीज हैं, वृषण्स जो होते हैं, उसकी एक नर्स सेल कहलाती है सिट्रोली सेल्स, जो किस चीज़ का काम करती है? इट विल हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, यानी कि जो स्पर्म होते हैं, मेल स्पर्म जो होते हैं, वो सिट्रोली सेल, जो सिट्रोली कोशिका होती हैं वही कंट्रोल करती हैं, वही इसका प्रोडक्शन करती हैं, वही इसका न्यूट्रिशन करती हैं, यानी कि पोषण करती हैं। यहीं से बनते हैं मेल स्पर्म टेस्टीज में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 बोलता है भाई, हिंसबर्ग रिएक्जेंट इज, जो हिंसबर्ग रिएक्जेंट है वो क्या है ये आपको बताना है। ZnCl2 है, PdCl2 है, अल्कोहलिक KHO या C6H5SO2Cl है। तो हिंसबर्ग रिएक्टेंट कौन से हैं इनमें से, ये आपको आंसर करना है। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। जो हिंसबर्ग रिएक्टेंट है वो है हमारे पास C6H5SO2Cl। अब ये क्या है भाई? इसको हम बोलते हैं, इसका नाम है बेंजीन, ध्यान देना यहाँ पर, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बात क्लियर है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, Cl लगा है बाद में। ओके तो ये क्या किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये जो हिंसबर्ग टेस्ट होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हिंसबर्ग टेस्ट में क्या किया जाता है भाई? हिंसबर्ग टेस्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो अमीन्स होते हैं, यानी कि एमिनो एसिड्स जो होते हैं प्राइमरी, सेकंड और टर्सरी, वो फाइंड आउट करने के लिए हिंसबर्ग टेस्ट किया जाता है। और इसमें जो रिएक्सेंट होता है वो कौन है? C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है रिएक्सेंट है। अमीनो टेस्ट करने के लिए किस प्रकार का अमीनो है, प्राइमरी अमीनो है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, उसके लिए हिंसबर्ग रिएक्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पर पढ़ते हैं। द वेलोसिटी ऑफ साउंड जनरली मोर इन सॉलिड देन गैसेज एज कंपैरिजन ऑफ गैसेज बिकॉज सॉलिड्स हैव मोर। क्वेश्चन 39, ध्वनि का वेग सामान्यतः गैसों की अपेक्षा ठोस में अधिक होता है क्योंकि गैसों की तुलना में ठोसों का, राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, घनत्व अधिक तथा प्रत्यास्थिरता अधिक होती है। तो बी इज द राइट आंसर कि जो ध्वनि की वेग होता है वो गैसों की अपेक्षा ठोसों में अधिक इसलिए होता है क्योंकि ठोस का घनत्व यानी कि डेंसिटी ज़्यादा होती है और प्रत्यास्थिरता यानी कि इलास्टिसिटी, मोर डेंसिटी एंड मोर इलास्टिसिटी इसलिए ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विद विच फ्रॉम द फॉलोइंग मेथाइल अमीन रिएक्ट टू फॉर्म मेथाइल आइसोसाइनाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मेथाइल आइसोसाइनाइड। भाई इनमें से किस चीज़ के साथ में मेथाइल अमीन अभिक्रिया करेगा जो क्या बने? मेथाइल आइसोसाइनाइड बने। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस रिलीज हुई थी? मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई थी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि मेथाइल अमीन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेथाइल अमीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो मेथाइल अमीन है दैट इज CH3NH2 तो किससे रिएक्ट करेगी ये? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्लस देखो CHCl3 प्लस KOH, तो क्या बनाएगा हमारे पास? मेथाइल आइसोसाइनेट बन के आएगा जिसका फॉर्मूला है हमारे पास C2H3N। तो ये बनेगा हमारे पास मेथाइल आइसोसाइनाइड। किससे अभिक्रिया करी है इसने? मेथाइल अमीन। मेथाइल अमीन का फॉर्मूला क्या है? CH3NH2 मेथाइल अमीन हुआ और C2H3N मेथाइल आइसोसाइनाइड हुआ। किसके साथ अभिक्रिया हुई? CH3, ये है हमारे पास ऑप्शन में, प्लस KOH के साथ में अभिक्रिया हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच वन अमंग द फॉलोइंग शोज द
पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इनमें से कौन सा प्रकाश का पार्टिकल, निम्न में से कौन सा प्रकाश का कणी के सिद्धांत का समर्थन करता है? ध्रुवण करता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव करता है जिसको फोटो इलेक्ट्रिक बोलते हैं, व्यक्तीकरण करता है, या अपवर्तन करता है? तो राइट आंसर है इसमें से ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को प्रेजेंट करता है। फोटो इलेक्ट्रिक नेचर क्या होता है? जब भी, ध्यान देना, कोई इलेक्ट्रॉन इमिट करता है किसी, सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक मटेरियल, ऑब्जेक्ट नहीं एक मटेरियल है, इस मटेरियल पर लाइट या फिर कोई रेज गिर रही है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। ठीक है, क्या रिलीज होंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के रिलीज को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट इज़ द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कहाँ से रिलीज होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। भाई किसी मटेरियल पर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ती हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ई रिलीज होते हैं तो वो क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, फॉर एग्जांपल लाइट, यानी कि सनलाइट जो होती है, अगर सनलाइट पड़ रही है किसी मटेरियल पर, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी को हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, लोकार्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज इज रिलेटेड टू, जो लोकार्ड प्रिंसिपल विनिमय है, लोकार्ड का विनिमय सिद्धांत संबंधित है विदेशी विनिमय से, आपराधिक सूचना के विनिमय से, साक्ष्य सामग्री के विनिमय से, या न्यायालय सूचना के विनिमय से? तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 42 का, जो लोकार्ड विनिमय सिद्धांत है ये रिलेट करता है साक्ष्य सामग्री के विनिमय से, यानी कि एक्सचेंज से। किस चीज़ के? इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। जो राइट आंसर है एक्सचेंज ऑफ ट्रेस एविडेंस मटेरियल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, पाइनस वुड इज, पाइनस वुड क्या है? मोनोएक्सिलिक, साइको पिक्नो ऑक्जेलिक, एक्सेलिक, या नन ऑफ द अबव? तो पहले आपको समझना है कि पाइनस वुड क्या है। चीड़ की कास्ट होती है, मोनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक, एक्जाइलिक, या निम्न में से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो चीड़ यानी कि देवदार भी इसको बोलते हैं। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी और पहाड़ी यानी कि ऊंची, जिनका हाई एल्टीट्यूड जो होते हैं वहाँ ये चीड़ यानी कि चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? पाइन बोलते हैं। और इसकी कास्ट क्या होती है? पिक्नोजाइलिक होती है इसकी कास्ट। और ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं भाई? ये जो प्लांट्स होते हैं ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? जो पाइनस वुड होती है, ये जो पाइन होते हैं ये आते हैं भाई जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में ये आते हैं। और ये कैसे ट्रीज होते हैं? दीज आर एवरग्रीन, हमेशा हरे भरे रहने वाले पेड़ होते हैं, जैसे देवदार का पेड़ हुआ। और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है? जाइलम होता है। बात क्लियर? जाइलम पाया जाता है, सदाबहार वृक्ष हैं ये, पाइन हैं, जिम्नोस्पर्म कैटेगरी में आते हैं, जैसे देवदार का पेड़ हुआ, पहाड़ी इलाकों यानी कि हाई एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं, और ये पिक्नोक्सेलिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द हीमोफीलिया इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, जो हीमोफीलिया बीमारी है वो किसकी कमी से होती है? प्लेटलेट्स की कमी पे, फैक्टर एक्स ट्रिपल के, या कैल्शियम से, या फैक्टर 8 की वजह से? ये आपको बताना है। हीमोफीलिया की बीमारी किसकी कमी से होती है? प्लेटलेट्स या कारक की वजह से, कैल्शियम की वजह से, या कारक 8 की वजह से? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो फैक्टर 8 होता है उसकी वजह से हीमोफीलिया बीमारी होती है। और हीमोफीलिया होता क्या है? ये क्या है? इनहेरेंट डिजीज़ है भाई, इसका ध्यान रखना। इनहेरेंट डिसऑर्डर है एक तरीके से, इनहेरेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अभी समझाता हूँ क्या है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में क्या होता है भाई? जैसे किसी व्यक्ति का खून बहने लगता है, तो खून बहने के बाद उसमें ब्लड का जो क्लॉट होते हैं, खून का जो थक्का बनने की प्रक्रिया है वो नहीं होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया बोलते हैं। और ये कैसी बीमारी है? इनहेरेंट बीमारी है, यानी कि ये जन्मजात होती है। दूसरा, पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होती है, हेरिडिटी जिसको बोलते हैं, पेरेंट्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है ये। बात क्लियर हो गई? इसमें ब्लड का थक्का नहीं बनने की बीमारी होती है, जो ब्लड होता है उसका थक्का क्लॉट में कन्वर्ट नहीं होता। और किसकी कमी से होती है? फैक्टर 8 की कमी से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। ग्रीन एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल जाना जाता है मिथाइल एल्कोहल, प्रोपाइन एल्कोहल,
एथाइल एल्कोहल या फिर ब्यूटाइल एल्कोहल। इंग्लिश में देखते हैं। द ग्रेन एल्कोहल इज नोन एज मेथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल या ब्यूटाइल एल्कोहल। तो जो ग्रेन एल्कोहल है वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी, एथाइल एल्कोहल को ही हम ग्रेन एल्कोहल कहते हैं, यानी कि C2H5OH। ये है आपका मेथाइल एल्कोहल और इसका जो मोलर मास है, व्हाट इज द मोलर मास, इसका मोलर मास होता है 46.07 ग्राम पर मोल, इसका मोलर मास है। और इसको IUPAC नेम इसका एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं इसको। और ये कैसा है, कैसा एल्कोहल होता है भाई, ये क्लियर एल्कोहल होता है और कलरलेस होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि क्लियर एल्कोहल है, क्लियर लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है। एथेनॉल इसका IUPAC नेम है, ग्रेन एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं और एथाइल एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो सूत्र है C2H5OH है, मोलर मास 46.07 ग्राम पर मोल। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आज, 45 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के हम प्रिपरेशन जारी रखेंगे। लैब असिस्टेंट और एनवायरमेंटल असिस्टेंट और जितनी भी वैकेंसीज़ आई हैं UKSSC में, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आगे मॉडल टेस्ट भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।